चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में जन्मभूमि परिसर गेस्ट हाउस में होने वाली बैठक में ट्रस्ट के सभी सदस्य शामिल होंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला हो सकता है। बैठक से पहले गोपाल राव और गोविंद देवगिरी ने मुलाकात की है। आज होने जा रही बैठक में ट्रस्ट के नेतृत्व में बदलाव पर फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर फैसला संभव है। महासचिव पद के लिए वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनका नाम सबसे आगे है और इसके अलावा ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के नाम की भी चर्चा हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है। देर रात सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ सीएम हाउस में बैठक ली है। सूत्रों के माने तो मुख्यमंत्री ने मामले में अब तक हुई जांच और कार्रवाई की जानकारी भी ली। हापुड़ में तेज बारिश के चलते दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जलभराव हो गया। रास्तों पर 1 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। जल जमाव होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर यातायात प्रभावित। वाराणसी में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव देखा गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में फिर से मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। और अब खबरें महाराष्ट्र की। मुंबई में मानकुर्द के जनता नगर में बारिश के चलते इमारत ढह गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 1 शख्स घायल हो गया। वहीं मुंबई के कुर्ला कमानी में पेड़ गिरने से दुकानदार की जान चली गई। 5 दिनों में महाराष्ट्र में बारिश से 12 लोगों की जान जा चुकी है। पुणे मुंबई मिसिंग लिंक टनल से पहले लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर आवाजाही प्रभावित हो गई। मुंबई से पुणे जाने वाली लेन एहतियातन बंद कर दी गई है। इसके चलते मुंबई पुणे रूट की 16 ट्रेनों को रद्द भी किया गया। कोल्हापुर में हो रही तेज बारिश की वजह से हिरणाईकैशी नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। 2 दिनों से आवाजाही बाधित है। बारिश के चलते पंचगंगा और कासारी नदियां उफान पर हैं। पंचगंगा नदी का जल 30 फीट तक पहुंचा है। 33 बांध भी पानी में डूब गए। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। लोगों से अपील है कि वो जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। बारिश के बीच हादसों का सिलसिला भी जारी है। मुंबई के एक और कॉलोनी में पेड़ गिरने से 18 साल की युवक की जान चली गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बालगंगा नदी उफान पर है। खरोशी गांव में करीब 80 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। बारिश के बीच एक घर पर लैंडस्लाइड। हादसे की चपेट में आकर 2 घरों को भारी नुकसान। और अब खबरें जम्मू कश्मीर की। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 5794 तीर्थ यात्रियों का 5वां जत्था 267 गाड़ियों में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा के लिए रवाना हो गया। 3490 तीर्थ यात्री 139 गाड़ियों में जम्मू से पहलगाम के लिए निकले। रामबन में अमरनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 16 टीम तैनात की हैं। कई मिनी हॉस्पिटल भी तैयार किए गए हैं। पूरी यात्रा के रास्ते को कवर करने और इमरजेंसी से निपटने के लिए करीब 75 लोगों की मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसमें करीब 20 डॉक्टर भी शामिल हैं। बॉर्डर इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बीच सेना के जवानों ने पुंछ जिले में एक मॉक ड्रिल भी की है। इसका मकसद ऑपरेशन तैयारी को बेहतर बनाना है और आपातकालीन हालातों में सुरक्षा प्रक्रिया को और बेहतर करना। सांबा में बसंतर नदी उफान पर बह रही है। बहाव के बीच 5 लोग फंस गए। फंसे लोगों को स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इसकी वजह से लोग बीच धारा में फंस गए। जम्मू कश्मीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक खतरनाक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी के बेकाबू होने के बाद ड्राइवर बाल बचा। और आगे बढ़ते हुए अब खबरें हरियाणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर जींद में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज सीएम नवाब सिंह सैनी जींद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जींद से रवाना करेंगे और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे पीएम। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी को घेरा है। काथल के हम शक्ति सम्मेलन में सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली
को दूध की रखवाली के लिए रखा। लूट नहीं डकैती है, कलयुग में इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। रेवाड़ी के हंसनगर में जोरदार धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मकान के शीशे, टाइल्स, दरवाजे और मुख्य लोहे का गेट उखड़ गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्य समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का इलाज जारी है। सोनीपत के घुंडी बॉर्डर के पास NH 44 पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया। 5 घंटे बाद पुलिस ने उसे समझाकर नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि वो शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज था। युवक की पहचान बिहार के सरोज के रूप में हुई है। हरियाणा के चरखी दादरी बस स्टैंड से चोरी हुई रोडवेज बस को पुलिस ने 36 घंटे के अंदर राजस्थान से बरामद कर लिया। दिल्ली DTC से बर्खास्त चालक अजय पर भी शिकंजा कसा गया है। उसके खिलाफ पहले से भी चोरी के कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। और अब नजर पश्चिम बंगाल की खबरों पर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तनाव बढ़ गया है। बरुईपुर इलाके में 12 साल की लड़की का शव तालाब से मिला है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। खबर है कि बरुईपुर में नाबालिग से रेप मर्डर मामले में भीड़ ने एक अभियुक्त की पीट कर हत्या कर दी। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। TMC का आरोप है ममता बनर्जी को बरुईपुर जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर आज गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह कोलकाता एयरपोर्ट से सीधे दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक आवास पर जाएंगे। शाही दिवस कार्यक्रम पर बोली TMC सांसद डोला सेन, हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही ममता दीदी को सुनने के लिए आते हैं। TMC हर साल 21 जुलाई के दिन शहीद दिवस के रूप में तैयारियां करती है। भीषण गर्मी के बीच पर्यटक पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दार्जिलिंग में बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दार्जिलिंग में इन दिनों तापमान 16 से 24 डिग्री के बीच बना हुआ है। और अब रुख बिहार की खबरों का। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी का पुलिस एनकाउंटर गलत था, लेकिन सवाल यह भी है कि एनकाउंटर वाली जगह SDO क्या कर रहे थे। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है। 30 जुलाई को मतदान तो 3 अगस्त को मतगणना होनी है। वहीं पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी की ओर से प्रशांत कुमार उम्मीदवार होंगे। बांका से डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों ने बाइक पर सवार 2 युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू की। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज में शराबबंदी कानून के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मलपुरा थाना क्षेत्र में पंजाब से लाई गई 492 पेटियां शराब बरामद कर ली गई हैं। 12,108 बोतलें मिली हैं। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के 2 शराब तस्करों को भी मौके से पकड़ लिया। पूरे बिहार में आज से भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। आज 24 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच आज ट्रस्ट की बैठक है और महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आज दोपहर 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो इस्तीफे हैं उस पर विचार और चर्चा संभव है और यह भी कहा जा रहा है कि इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा। SIT की जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। अब तक SIT ने जो फाइंडिंग्स की हैं उस पर चर्चा होगी इस बैठक में। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की जगह में बदलाव की खबर है। राम जन्मभूमि परिसर के गेस्ट हाउस में बैठक होगी। पहले मणिराम दास छावनी में बैठक होने वाली थी, हमने जानकारी भी आपको दी थी, लेकिन अब बदलाव हुआ है। मंदिर के लिए CEO की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है, जैसी कि SIT की प्राथमिक रिपोर्ट में सुझाव भी दिया गया था। तो पहले ये बैठक मणिराम दास छावनी में होने वाली थी। राम जन्मभूमि परिसर के गेस्ट हाउस में अब ये बैठक होगी। तो ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले गोपाल राव ने क्या कहा, बयान दिया है, आपको पहले वो सुनाते हैं। 3 बजे आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। हमें उम्मीद है सभी लोग भाग तो गोविंद महाराज जी सबको आमंत्रित किया है। हाँ जी। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा क्या होगा। एक नजर उस पर डालते हैं। पहला एजेंडा यह कि चंपत राय, अनिल मिश्रा,
के इस्तीफों पर चर्चा होगी। दूसरा, एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट आज ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी इस बैठक में। साथ ही आगे की कार्रवाई और जवाबदेही भी तय की जाएगी। चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था में बदलाव भी संभव है। मंदिर के लिए पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति पर चर्चा होगी। सीईओ की नियुक्ति का मकसद क्या होगा, यह भी देख लेते हैं। मंदिर संचालन, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, ये जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है कि इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे और नए नाम सामने आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कुमार कुंदन के पास चलेंगे। सबसे पहले कुमार, एजेंडे की बात लगातार हो रही है, लेकिन क्या इस्तीफों को स्वीकार करने का एक अपना संकेत भी होगा? मतलब दो लोगों पर जिम्मेदारी की अवहेलना करने का आरोप, उस आरोप के आलोक में ये इस्तीफे और उसको स्वीकार करना, क्या उस अनदेखी को अप्रूव करना नहीं होगा? क्या एसआईटी की जांच और अन्य जो चीजें चल रही हैं उस पर इस कार्रवाई का या इस एक्शन का, इस स्वीकृति का भी कोई प्रभाव दिखाई देगा आगे? देखिए, जिस जगह पे हम खड़े हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह बताई जाती है, और जो मर्यादा का तकाजा है वो तो ये कहता है कि जिस तरह की घटना हुई है वह घटना अपने आप में उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे में निश्चित रूप से जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने इस्तीफे की पेशकश की है, और जो हमें जानकारी है वो इस्तीफा मंजूर होगा, वो सबसे पहला एजेंडा है। अब उसके बाद की स्थिति बनती है कि आखिरकार उनके जगह कौन आएगा, तो उन पर भी वीएचपी के नेताओं का जो एक नाम है वो सबसे आगे सबसे पीछे, और एक तरह से कह सकते हैं वो दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एसआईटी की एक रिपोर्ट भी वहाँ पे सबमिट होगी, और वो प्रारंभिक रिपोर्ट होगी जिस रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि आखिरकार यह सब कुछ खेल हुआ कैसे, और उसमें से कौन लोग प्रत्यक्ष रूप से और कौन लोग परोक्ष रूप से संलिप्त था। तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था और दूसरा उस व्यवस्था में लगे लोग, वो कहीं ना कहीं आज जो है वो पूरे एक तरह से शक के दायरे में नहीं बल्कि प्रमाण के दायरे में होंगे। तो ऐसे में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय है मंजूर होना, और उनकी जगह पे कौन आएगा ये एक सबसे दिलचस्प पहलू है। और इसके साथ साथ मंदिर की व्यवस्था में और क्या बदलाव होंगे यह भी जानना एक महत्वपूर्ण पक्ष है आज की मीटिंग के बाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। अभी अभी गोपाल राव यहाँ पे पहुंचे हैं, और गोपाल राव से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। हालांकि कल देर रात वो गोविंद देवगिरी जी के यहाँ गए थे, उनके साथ उन्होंने बैठक की थी, और उसके पहले वीएचपी के जो कुछ नेता यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें कि अलग अलग नाम चल रहे हैं कि कौन महासचिव होगा, कौन सदस्य होगा, उनके साथ भी उन लोगों की मीटिंग हुई है। तो आज की मीटिंग बहुत अहम है 2-3 वजहों से। पहला, इस्तीफा स्वीकार होना, और दूसरी उसकी आलोक में कौन आएगा, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात कि मंदिर की नई व्यवस्था क्या होगी। बिल्कुल, नई व्यवस्था और प्रशासन प्रबंधन को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास कुमार। आज ट्रस्ट नेतृत्व में बदलाव पर फैसला भी हो सकता है, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर फैसला संभव है। महासचिव पद के लिए बजरंग लाल बागड़ा मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बजरंग लाल बागड़ा। महासचिव पद के लिए कृष्ण मोहन के नाम की भी चर्चा हो रही है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। तो ये दो नाम जिन पर चर्चा हो रही है, रेस में आगे बताए जा रहे हैं। और ट्रस्ट में खाली एक जगह भरने पर भी फैसला आज हो सकता है। जी हां, बिमलेंद्र मिश्र की खाली जगह भरी जा सकती है, और नीरज दोनेरिया के नाम की चर्चा भी तेज है। ट्रस्ट सदस्य बन सकते हैं नीरज। बिमलेंद्र मिश्र की मौत के बाद से यह जगह खाली। तो देखिए, ये एक और स्थान ट्रस्ट में जिसे आज भरा जा सकता है। दोनेरिया, नीरज दोनेरिया का नाम इस चर्चा में है, और वो ट्रस्ट बन सकते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले बिमलेंद्र मिश्र की मृत्यु के बाद से ये स्थान खाली है। तो ट्रस्ट की बैठक में सबसे अहम मुद्दा चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा है। इसको लेकर हम जानकारी भी दे रहे थे कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा होगा। दरअसल चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार करने पर आज फैसला होना है। ऐसे में सवाल उठता है कि महासचिव पद से अगर चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो किसे कमान मिल सकती है। सबसे पहले नाम आ रहा है बजरंग लाल बागड़ा का, और दूसरा नाम बताया जा रहा है कृष्ण मोहन का। वहीं अनिल मिश्रा की जगह पर कृष्ण मोहन की नियुक्ति की चर्चा भी जोरों पर है। इसके अलावा ट्रस्ट की एक खाली सीट भरने पर भी फैसला हो सकता है। राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप की मौत के बाद से यह जगह खाली है। बताया जा रहा है कि नीरज दोनेरिया की नियुक्ति भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि महासचिव की रेस में आगे चल रहे बजरंग लाल
बागड़ा आखिर है कौन? दरअसल वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, नाल्को के चेयरमैन भी रहे हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। वित्तीय प्रबंधन का लंबा अनुभव भी उनके पास है। और दूसरा नाम कृष्ण मोहन का है। वो कौन है? राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। चढ़ावा चोरी की एफआईआर कराई उन्होंने और सितंबर 2025 में सदस्य बने थे। कामेश्वर चौपाल की जगह भी ली थी। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत, ये जो दो नाम सामने आ रहे हैं उनकी डिटेल्स हम दर्शकों को दे रहे थे, आपके पास क्या इनपुट है बताइएगा। और ये जो आज बैठक होने वाली है, इससे रामद्रोहियों द्वारा लगाया गया कलंक, जो धब्बे लगे हैं, वो हट जाएगा क्या? निश्चित तौर पर प्रगति, अगर बात करें इन दो नामों की तो अभी अभी रामसेवकपुरम पे ही मैं मौजूद हूं, जहां पर ये गेस्ट हाउस है, जहां पर ठहरे हैं बजरंग लाल बागड़ा और कृष्ण मोहन। दोनों एक ही गाड़ी में इस समय यहां से निकले हैं। यानी कि बैठक से पहले बैठकों का दौर या फिर मिलजुल कर चर्चा करने का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। बैठक का समय तो 3 बजे है, लेकिन सुबह से ही ये तमाम नेता सक्रिय हैं। और बात करें तो कल देर शाम भी एक बैठक इसी जगह पर हुई थी। और आगे की बात करें अगर कि आज की बैठक इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रिप्लेसमेंट होनी है, यानी कि जिन सदस्यों का इस्तीफा मंजूर होगा उसके बाद उनकी जगह पर किनकी नियुक्ति होती है, इन पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये दो नाम जो है वो सामने मुख्य रूप से आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या कलंक धुल जाएंगे। निश्चित तौर पर इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि अभी जांच जारी है और जांच में अभी तो केवल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि सिर्फ 8 ही इसमें संलिप्तता रहे हैं या फिर उनको संरक्षण किन से मिल रहा था, जिम्मेदारी किन की बनती है और क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। 2 करोड़ से ज़्यादा तक की चोरी की बात भी कही जा रही है और इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है कि लगभग 2 करोड़ की हेराफेरी जो है ये जो 8 आरोपी हैं इन्होंने आपस में कर ली। और इसके अलावा कई आरोप ऐसे हैं जैसे कि आभूषणों की चोरी और तमाम चीज़ें। तो अब ये दाग जो है ये ट्रस्ट के द्वारा जिनको रखा गया काम पर उनके ऊपर लगा है और ट्रस्ट की भी बदनामी हुई है। ट्रस्ट के जो पदाधिकारी रहे हैं, सदस्य रहे हैं, वो सब सवालों के घेरे में आए हैं और निश्चित तौर पर इसको धुलने में या फिर इसको साफ होने में, छवि को साफ होने में समय लगेगा। और इसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्रस्ट में बड़े बदलाव किए जाएं और एक बड़ा संदेश ट्रस्ट की ओर से दिया जाए कि अब हम सब कुछ ठीक करने वाले हैं। बिल्कुल, और क्या आज की बैठक से वो संदेश जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर आज है सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग, चढ़ावे में सीएजी ऑडिट की भी मांग की गई है। तो देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस याचिका पर सुनवाई और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के साथ ही सीएजी ऑडिट की भी मांग की गई है। और ट्रस्ट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग की भी खबर है। देर रात सीएम योगी के आवास पर बैठक हुई है। सीएम ने अब तक की जांच और एक्शन की जानकारी ली है। सूत्रों के हवाले से एक खबर, अब तक क्या जांच हुई है, क्या जानकारी सामने आ रही है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक की है। मुख्यमंत्री की बैठक हुई है जहां अधिकारियों से चर्चा की गई है, जांच एक्शन की जानकारी ली गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज होने वाली ट्रस्ट की बैठक में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन महत्वपूर्ण लोग होंगे। तो देखिए, ट्रस्ट की गेम चेंजर बैठक में कौन कौन शामिल होगा। इसमें महंत नृत्य गोपाल दास रहेंगे जो कि अध्यक्ष हैं, और साथ ही चंपत राय जो कि इस्तीफा दे चुके हैं महासचिव के पद से, वो भी इसमें रहेंगे। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्रा जो कि निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, वो भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। साथ ही के पराशरण भी मौजूद रहेंगे जो कि संस्थापक सदस्य हैं। अगला नाम है अनिल मिश्रा का जो कि सदस्य रहे हैं और एक तरीके से उन पर भी विचार हो रहा है। गोविंद देव गिरी जी महाराज भी रहेंगे जो कि कोषाध्यक्ष हैं, वो उपस्थित रहेंगे। प्रशांत लोखंडे प्रतिनिधि केंद्र सरकार, वो भी मौजूद रहेंगे बैठक में। संजय प्रसाद जो कि यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। अगला नाम है शशांक त्रिपाठी का जो कि अयोध्या के डीएम है, उनकी उपस्थिति रहेगी। और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जो कि सदस्य हैं ट्रस्ट के, वो भी इसमें उपस्थित रहेंगे। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज जो कि मेंबर हैं, और उसके अलावा परमानंद गिरि जी महाराज ये भी सदस्य हैं। कृष्ण मोहन सदस्य हैं। महंत दिनेंद्र दास ये भी मेंबर हैं। ये सभी इसमें उपस्थित रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण बैठक, और वो नाम भी जिनकी हमने चर्चा की। कुमार कुंदन, हम ये भी देख रहे हैं कि बैठक में जो लोग इस्तीफा दे चुके हैं, वो चाहे अनिल मिश्रा हों, चाहे
चंपत राय हों, ये भी उपस्थित रहेंगे। इनकी उपस्थिति में ही ये निर्णय लिया जाएगा, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि विचाराधीन है, लंबे समय से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बैठक आज हो रही है और वो लोग दोनों मौजूद रहेंगे इस बैठक में। कुमार अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, एक अहम खबर बता दें, गोविंद देव से मिलने पहुंचे कृष्ण मोहन के साथ बजरंग बागरा भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, चूंकि ये नाम आगे चल रहे हैं, ऐसे में गोविंद देव से उनकी मुलाकात काफी अहम है। अभिजीत के पास चलेंगे। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जानकारी दी कि बजरंग लाल बागड़ा और कृष्ण मोहन इसी जगह रामसेवकपुरम से निकले हैं गाड़ी से और वो पहुंचे हैं वैदेही भवन। वहां पर वो गोविंद देव गिरी से मुलाकात कर रहे हैं और कृष्ण मोहन की तहरीर पर ही एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद के जो भी अपडेट्स थे वो गोविंद देव गिरी की तरफ से, कोषाध्यक्ष की तरफ से दी गई थी। यानी बैठक कब होगी, कहाँ होगी और तमाम चीजें जो है वो गोविंद देव गिरी की तरफ से जानकारियां सामने आ रही थी। तो अब इन तीन लोगों की बैठक आपस में चल रही है, यानी कि 3 बजे जो बड़ी बैठक होनी है उससे पहले जो बैठकों का दौर, जैसा कि हम पहले भी जानकारी आपको दे रहे थे, वो अब शुरू हो गया है। और देखना होगा कि इसमें और कौन कौन लोग यहां पहुंचते हैं और शामिल होते हैं, क्योंकि आज ट्रस्ट पर बड़ा निर्णय होने वाला है, बदलाव होने वाला है। और जिन 2 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है वो 2 लोग हैं, बजरंग लाल बागड़ा और कृष्ण मोहन, जो कि अब गोविंद देव गिरी के पास पहुंचे हैं और आपस में मंथन चल रहा है। तो यहां से देखना होगा कि क्या तैयारियां बैठक से पहले की जाती है, किस तरह की बातचीत और चर्चाओं का दौर यहां पर चल रहा है। ठीक है अभिजीत, लौटेंगे आपके पास से। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भक्तों के नाम कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने पत्र लिखा। चढ़ावा चोरी की घटना को पीड़ादायक बताया गया है। चोरी की घटना ने पूरे समाज को आहत किया, ये कहा गया। नकद और वस्तु की भेंट स्वीकार नहीं की, सारे भुगतान बैंक ट्रांसफर के जरिए होते थे, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। गोविंद देव गिरी की सफाई सामने आई है। 24 घंटे पहले यह पत्र लिखा गया है। चढ़ावा चोरी पीड़ादायक और अत्यंत दुखद है। ट्रस्टी या कोषाध्यक्ष बनने का प्रयास नहीं किया कभी। ट्रस्ट से अपनी यात्रा का कभी कोई खर्च नहीं लिया। खर्च और खरीद के एक एक पैसे का पूरा हिसाब सीए हर महीने आय व्यय की समीक्षा करते हैं। सारा भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से होता है। ये पत्र में लिखी गई हैं सारी बातें। चढ़ावे की गिनती से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, यह भी कहा गया। और एसआईटी की जांच, पुलिस और कोर्ट पर विश्वास है। भविष्य के लिए सुझाव भी दिए गए हैं इस दौरान। इस पत्र में अचूक निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। ट्रस्ट सुधार के लिए नई प्रबंधन प्रणाली लागू जरूरी है, यह भी कहा गया है। और देखिए, इन सब के बीच, इतनी सारी बातों के बीच ये भी जानना जरूरी है कि मंदिर का ट्रस्ट काम कैसे करता है। तो कुछ अहम बातें इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। ट्रस्ट के पास मंदिर संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण फैसलों के लिए ट्रस्ट की ही नियमित बैठक होती है और इस बैठक में ये निर्णय लिए जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। बहुमत से निर्माण और विकास वित्त से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के 11 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार भी है, वो मतदान भी करते हैं इस बैठक में। ट्रस्ट के फैसलों में सरकार का कोई दखल नहीं है, यानी कि ट्रस्ट बहुत ही स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेता है और ट्रस्ट को चंदे की राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। ट्रस्ट में 15 सदस्य, 9 स्थायी और 6 नॉमिनेटेड सदस्य हैं। मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव का प्रावधान है और उसको लेकर आज चुकी एक महत्वपूर्ण बैठक है। तो देखिए उसमें क्या क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। और आगे बढ़ते हुए अब आपको ये बताते हैं कि मंदिर ट्रस्ट के निर्माण की कहानी क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट का निर्माण हुआ। 2019 में गृह मंत्रालय ने स्थापना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट को स्वतंत्र न्यास कहा था, आपको याद होगा। ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य नियुक्त किए गए थे और संत समाज से ट्रस्ट में 6 सदस्य शामिल किए गए। ट्रस्ट में समाज के 5 प्रबुद्ध लोग भी शामिल किए गए। ट्रस्ट में केंद्र और राज्य के 4 अफसर भी हैं और ट्रस्ट के पास मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी भी थी। निर्माण के लिए धन जुटाने की भी जिम्मेदारी यहां पर होती है। तो ट्रस्ट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिस पर अब सभी की नजर टिकी हुई है। 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। और देखिए, एक और जानकारी आपको दे दे। ट्रस्ट की बैठक से पहले व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। अब टेबल कुर्सी पर नहीं हो रही है गिनती, मॉनिटरिंग रूम में भी सख्ती बढ़ गई है। मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था भी बदलने पर विचार किया गया और निजी बैंक को दी जा सकती है इसकी जिम्मेदारी।
तो दान चोरी के बाद राम मंदिर में क्या बदलाव हुआ है, एक एक कर आपको बताते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब नोटों की गिनती टेबल कुर्सी पर नहीं हो रही है। वित्तीय व्यवस्था में भी बड़े बदलाव, ट्रस्ट का पूरा वित्तीय ढांचा पुनर्गठित होगा, यह भी जानकारी। बिल्कुल, और देखिए अब जमीन पर गद्दे और प्लाईवुड बिछाकर गिनती की जाएगी और वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। जो बैंकों की भूमिका रही है इस पूरे मामले में, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। किसी को आपस में बात करने की इजाजत नहीं है। एसबीआई के बजाय किसी निजी बैंक को अब जिम्मेदारी देने पर बात हो रही है। इसके अलावा बार बार बाथरूम जाने वाले कर्मचारी पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि बाथरूम में कैश बरामद हुआ था, आपको याद होगा, और हर पहलू से अब जांच हो रही है। वित्तीय व्यवस्था में भी बड़े बदलाव, पेशेवर प्रणाली से वित्तीय प्रबंधन की तैयारी हो रही है। तो वहीं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो पूरे काउंटिंग रूम पर सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आईसीए रिटायर्ड बैंक ऑफिसर की नियुक्ति भी संभव है और उनकी निगरानी में यह सब कुछ किया जाएगा। मॉनिटरिंग रूम के कर्मचारी भी जगह नहीं छोड़ेंगे। मैनेजमेंट ग्रेजुएट की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारे बदलाव पहले ही, मतलब बैठक से पहले ही किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जहां जहां लूप होल्स अब दिखाई दिए हैं, उन लूप होल्स को ठीक करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। और कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार कुंदन, प्रशासन को लेकर, प्रबंधन को लेकर जिस तरीके से सिस्टम चल रहा था उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आज बैठक के बाद क्या इस पर निर्णय लिया जा सकता है? क्या ट्रस्ट पुनर्गठन को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है? और अगर कोषाध्यक्ष के बयान की बात करें तो 24 घंटे पहले उनकी तरफ से पत्र लिखा गया, इतने दिनों से चुप्पी क्यों साधी हुई थी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सबसे अंतिम सवाल का जवाब देना मुनासिब समझूंगा प्रगति। अभी पिछले 48 घंटों से अयोध्या में एक गुटबाजी, खेमेबाजी देखने को मिल रही थी। इसमें ऐसा देखा जा रहा था कि ट्रस्ट के लोग, जो खास करके अब तक चंपत राय का सबसे नाम सामने आ रहा था, लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे, अनिल मिश्रा पर उंगलियां उठा रहे थे, लेकिन अचानक से 48 घंटे पहले कुछ संत जुड़ते हैं और वो गोविंद गिरी जी के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। गोविंद देव गिरी जी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और चूंकि सारा मामला पैसे के लेन देन और गबन से है, ऐसे में उनके ऊपर आरोप 48 घंटे पहले लगाया गया। और कल भी शाम को एक व्यापार मंडल की बैठक हुई और उसमें भी कुछ व्यापारियों ने चंपत राय के रहने की बात की और एक तरीके से गोविंद गिरी देव के जब काम काज पर सवाल खड़े हुए तब उन्होंने बाकायदा अपना 1-2 पन्नों का पत्र जारी किया और जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका चार्टर अकाउंटेंट पुणे से आता है और वो अकाउंटेंसी करके ऑडिट करके चला जाता है। तो एक तरीके से हर कोई इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ता हुआ दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आज की अगर हम बैठक की बात करें तो प्रबंधन और पुनर्गठन, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रबंधन की बात से अगर बात करें तो ट्रस्ट की इस बैठक से क्या जनता का ट्रस्ट लौटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जनता खुले दिल से दान दे रही थी मंदिर को, उस जनता को ऐसा लगता है कि उसका पैसा चोरी हो रहा है। ऐसे में वो दान क्यों दें? और यही ट्रस्ट जो है कहीं न कहीं सबके ऊपर बैठना दोबारा से ज़रूरी है, क्योंकि अयोध्या की सड़कें एक तरह से वीरान हो गई हैं और जिस तरीके से लोग आते थे उस संख्या अभी दिख नहीं रही है। उसके कई सारी और भी वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह ये भी है। दूसरी बात है कि पूरे प्रकरण में पारदर्शिता ज़रूरी है। मसलन अगर कोई पैसा दे रहा है तो इस तरह के आरोप है कि सामने वाले ने पैसा दिया, उसको रसीद दे दी गई, लेकिन उस रसीद की एंट्री नहीं हुई। एंट्री नहीं होने का मतलब है कि वो रसीद अपने पास ही रख लिया और पैसा भी अपने पास रख लिया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और उसमें 2-2 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आ रही है। कई इस तरह के भी आरोप है कि आपने आभूषण दिया, आपको एक रसीद दे दी गई, लेकिन उस रसीद की एंट्री ही नहीं हुई, जिसको आम बोलचाल की भाषा में वाउचर एंट्री कहते हैं। तो ऐसे में जब एंट्री आप करेंगे ही नहीं, तब तो पता चला कि वो आप पैसा लेके अपने पास चले गए, आभूषण लेके अपने पास चले गए। तो ये ट्रांसपेरेंसी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर भी यहाँ पे चर्चा होगी। और बात इस तरह की हो रही है कि व्यवस्था एक ऐसी बनाई जाए जिसमें सबको पता चले कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं और कोई उंगली ना उठा सके। मसलन कि अगर हम ड्रेस कोड की बात करें तो पहले जो ड्रेस था और अब जो गिनती में लोग ड्रेस में पहन के जा रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो ड्रेस पहन के जा रहे हैं वो उसमें मतलब पूरी की तरह कोई पॉकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारे बदलाव अब तो किए जा रहे हैं, लेकिन बात वहीं पर आकर अटकती है कि पहले इस बात की आशंका थी या जानकारी में थी तो इसकी अनदेखी क्यों की गई। और देखिए, चढ़ावा विवाद के बीच लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अब बैठक पर ही सबकी निगाहें टिकी हैं। बैठक में क्या
फैसले लिए जाते हैं, इस पर सबकी नजरें हैं और सवाल यह है कि जो ट्रस्ट है उसके संरचना में क्या बड़े बदलाव होंगे इस बैठक के बाद से। बड़ी खबर यह है कि मुंबई के मानखुर्द में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से जल जमाव है, यातायात में तो परेशानी है ही, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जहां अचानक से मानखुर्द में इमारत गिर गई। इस हादसे की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबने से 6 लोगों की जान चली गई। और मुंबई में बारिश से हाईवे पर भारी ट्रैफिक जैम है, दोनों तरफ आवाजाही रोक दी गई है। पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लेन बंद, भूस्खलन होने के कारण यातायात बंद। जिस समय चट्टान गिरे उस दौरान वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। तो तकरीबन आधे महाराष्ट्र में आसमान से आफत बरस रही है और बारिश मौत ला रही है। बाढ़ तबाही ला रही है, ऐसी तबाही जिसे महाराष्ट्र में पिछले कई दशकों में देखा नहीं गया। पानी ने हर जगह जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है, लोग 24-24 घंटे फंसे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। सैलाब ने रोकी महाराष्ट्र की रफ्तार, बाढ़ ने मचाई अकल्पनीय तबाही। महाराष्ट्र में मौत बनकर आई बारिश, जल प्रहार से 19 लोगों की मौत। ये तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की हैं। मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूट रही है। कुछ ही घंटों की बारिश ने महाराष्ट्र के कई जिले पानी से भर दिए हैं। बारिश के बाद आए सैलाब ने कोल्हापुर से रायगढ़ तो पुणे से मुंबई तक लोगों की सांसों को अटका दिया है। महाराष्ट्र का हाल आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कहीं बांध से बेहिसाब पानी निकल रहा है, कहीं नदी की लहरें उफान मार रही हैं, कहीं सड़क डूबी है, कहीं सड़क और पुल बह चुके हैं। कई इलाके पानी में समा चुके हैं। लोग जहां तहां हादसों का शिकार हो रहे हैं। बेहिसाब बारिश के बीच जल्दबाजी घातक साबित हो रही है। ये मंजर महाराष्ट्र के रायगढ़ का है। बांध तोड़ बारिश ने पूरे जिले में हाहाकार मचा दिया है। सैलाब का सितम जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पाताल गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से एसटी की एक बस पानी में फंस गई। इस बस में 8 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक बुजुर्ग महिला को कंधों पर उठाकर रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। अब रायगढ़ में रेस्क्यू का एक और वीडियो देखिए। बारिश के बीच जेनिथ वाटरफॉल्स में 100 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। सैलाब के बीच फंसे इन पर्यटकों की सांसें अटक गई थी। मुसीबत में फंसे इन पर्यटकों का स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे 100 से ज्यादा पर्यटकों को सैलाब से बाहर निकाला गया। ह्यूमन चेन बनाकर सभी पर्यटक एक एक कर सुरक्षित जगह तक पहुंचे। ये तस्वीरें कोल्हापुर जिले की हैं। हिरण्यकेशी नदी पर बना वैकल्पिक पुल सैलाब की मार नहीं झेल पाया और पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला गया। बारिश के प्रहार से पुल अब समतल हो चुका है और इस इलाके में ट्रैफिक अब बिल्कुल बंद है। 50 किलोमीटर एरिया में बसे कई गांवों के रास्ते ब्लॉक पड़े हैं। गढ़हिंग्लज और नेसरी के बीच यातायात बिल्कुल बंद हो गया है। हिरण्यकेशी नदी पर बनाया गया नया पुल भी अभी नहीं खुल सका है, जिससे चिंताएं और बढ़ गई हैं।